हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कर रहे थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें फॉर्मूले के नाम पे तो यही जो आपके सामने है वही है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने निकाला था। तो इसमें करना क्या रहता है कि हम लोगों ने यहां पर देखा था कि जो भी क्वांटिटी है जिसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, मतलब हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो उस क्वांटिटी की सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डायमेंशन। सबसे पहला काम डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज फिर उसके बाद जैसे डायमेंशन में अगर एम एल और टी तीनों है, ठीक है, तो आप समझ जाना वहां पर कि एम एल टी अगर तीनों है तो तीनों आपको यूज करने। तो ये तो आपको बता दिया गया था, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान D2, ठीक है। अगर मान लिया M ना हो, जैसे वेलोसिटी है, एक्सलेशन है, उसमें M नहीं होता है, ठीक है, LT-1 LT-2, तो अगर M नहीं है तो आप ये वाला टर्म मत यूज करो, ये दोनों लिखेंगे। अगर T नहीं है तो T वाला हटा दो, L नहीं है तो L हटा दो, जो भी है बस वही टर्म यूज करेंगे। अगर तीनों है तो हम तीनों लिखेंगे, ठीक है। और देन हम लोग N2 इक्वल टू N1 इसका यूज करके निकाल लेंगे। सिस्टम जैसे पहला सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, तो जिस सिस्टम को आपको दिया जाता है, जैसे अगर हमने आपसे कहा 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर हमारा पहला सिस्टम हो गया, और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो हमारा दूसरा सिस्टम हो गया, ठीक है। ये चीज कंफर्म हमारे है सामने। अब उसके बाद यहां पर क्या रहता है कि इसका यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमने बताया था कि अगर आपको इतना बता दिया जाए, क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए, फिर भी क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, उसके बावजूद भी हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कई बार हम क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो उसका रीजन क्या हमने बताया था कि क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस के टाइप नहीं पता होते हैं कि, और उसको प्रोसीड करने का तरीका नहीं पता होता है। जैसे करने को हम कोई भी क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे अगर वो कन्वर्जन का है, लेकिन उसमें भी टाइप अगर पता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन में हमें टाइम पर भी ध्यान देना होता है। मान लिया सारे क्वेश्चंस हम आपको एक ही मेथड से बता दें, यूजुअल मेथड से, ठीक है, तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा वहां पर किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने में। पता लगा जो क्वेश्चन जरा टाइम में 15 सेकंड में 20 सेकंड में होना है, वो पता लगा आप 1 या 1.5 मिनट में कर रहे हैं, तो उससे फिर हमारा टाइम लॉस होता है। तो हमें करना क्या है कि टाइप को ध्यान देना है। तो आपको हमने इसमें बताया था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। कहां पर आगे था, 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो टाइप 1 जिसमें हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में, ठीक है। तो यहां पर जो है एमकेएस टू सीजीएस ले जाए, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, या फिर उल्टा, ठीक। तो ये तो एक टाइप हो गया। इस टाइप के लिए आपको सीधा सीधा फार्मूला बता दिया गया था ना। क्या बताया गया था आपको कि आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, मतलब चाहे तो ऐसे ही पूरा कैलकुलेशन करो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका टाइम लॉस होगा। इसलिए टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमारे सामने सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका हमने एक शॉर्टकट डेवलप कर लिया, N2 इज इक्वल टू N1 10 टू द पावर 3a प्लस 2b। लेकिन ये शॉर्टकट कब लगेगा? जब एमकेएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस में होगा, ठीक है। अंतर क्या है? एमकेएस टू सीजीएस तो पावर प्लस, और सीजीएस टू एमकेएस तो पावर माइनस, बाकी फॉर्मूले दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अगर सीजीएस टू एमकेएस है तो ये सीजीएस हमारा पहला सिस्टम हुआ और एमकेएस हमारा दूसरा सिस्टम हुआ। तो N1 का मतलब पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और N2 का मतलब दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो कन्वर्जन करने में हमें यहां पर एक चीज पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो दिखाया गया ना 1 मीटर 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, तो एक कन्वर्जन ही तो है। तो कन्वर्जन है तो आप देखो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहां 100 है। यूनिट्स के सिंबल बदल जाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करो तब भी वही है कि यहां पर 1 है और यहां पर क्या है 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती। तो N1 और N2 में ये पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरे सिस्टम की, वही चीज यहां पर होगी, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। तो यानी कि हमारा ये वाला टाइप तो फिक्स है कि इसमें तो आप किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कभी, ठीक है। एमकेएस टू सीजीएस है, सीजीएस में, सीजीएस टू एमकेएस में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? सीधे आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ा,
आपको लग गया ये तो MKS टू CGS है, जैसे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, तो वैसे तमाम सारे 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 20 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सीधा कन्वर्जन है तो हम डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले यूज कर लेंगे, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आपको यही चीजें ध्यान देनी। अब ये आते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में आपसे वो क्या पूछेगा, CGS टू MKS या MKS टू CGS रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपसे वो वैल्यू वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, या कन्वर्जन में कोई वैल्यू नहीं पूछेगा। वो आपसे कहेगा यूनिट या न्यू यूनिट बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे हमें दी जाएगी, और इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि उसमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो टाइप है इसको भी हम चाहें तो इसी वाले मेथड से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड से करने पर वो ज्यादा स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, मतलब करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते थे कि दोनों मेथड बता देते थे क्लास में, लेकिन बाद में क्या होता था, हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन आ जाता था। उसको ये चीज समझ में नहीं आती थी कि यार ऐसे कब करना है, ऐसे कब करना है, या उसे उसमें टाइम ज्यादा लग जाता था। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया कि वो दोनों मेथड्स में कंफ्यूजन हो जाता था, तो हमने वो मेथड एक ही कर लिया, मतलब एक मेथड हटा दिया जो इजी है, जिसे हमें फॉलो ही करना है। हमें इस मेथड को जब फॉलो ही नहीं करना तो हम सीखें क्यों। ठीक है, आंसर ही तो निकालना है, आंसर दोनों मेथड से एक ही जैसा आएगा और तरीके दोनों भी सही, किसी को कैसे भी आप बता दो वो गलत कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे मेथड को ही सीखेंगे वहां पर, डायरेक्टली यूनिट या न्यू यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चंस का टाइप हमें ध्यान देना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे इसके 2 क्वेश्चंस किए थे, ऐसे इसके भी 2 क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी वाले में होती है। ठीक है, तो अभी आप पहले क्वेश्चन देखो यहां पर। ठीक है, आप क्वेश्चन वहां पर पढ़ सकते हैं साथ में, और जो हम पूछेंगे उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो उससे हमारा डिस्कशन रहेगा और फिर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या है। इन अ पर्टिकुलर, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। उसने कहा एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम चूज किया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? बिल्कुल सही जवाब, एकदम गलत जवाब है तुम्हारा। ये CGS सिस्टम है। कितने सुर में वैसे तुमने जवाब दिया एक साथ, ऐसे लग रहा है तुम लोग भी मीटिंग करके आए थे। तो ये CGS सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब यहीं से सबसे पहला कंफ्यूजन यही हुआ ना कि आपको हमने मेथड पढ़ा दिया था। क्यों हमने कहा था कि मेथड पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, और इसी में कंफ्यूजन होता, क्योंकि आपको तो लग रहा है ना, तो आपने तुरंत जवाब दिया CGS सिस्टम है, बट वो CGS सिस्टम नहीं है। CGS सिस्टम या MKS सिस्टम का मतलब क्या? जैसे अगर हम MKS सिस्टम लिखते हैं, पहले यही समझ लो, MKS सिस्टम लिखते हैं, तो MKS सिस्टम में जो यूनिट होती है, M का मतलब यहां पर मीटर, तो यूनिट ऑफ मीटर क्या होता है? 1 मीटर होता है ना। भाई MKS लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? M का मतलब 1 मीटर होता है ना यूनिट। SI सिस्टम वही MKS को ही फिर आगे बढ़ा दिया गया, वही SI सिस्टम बन गया। और ये क्या है? 1 किलोग्राम। MKS सिस्टम का मतलब जो उसमें यूनिट है वो मीटर नहीं होती है, यूनिट 1 मीटर बोलो उसको। कंफ्यूजन यहीं से होता है कि हम हमेशा बोलते हैं MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, आपने कहा मीटर, यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। यहीं से गलतियां शुरू होती है जो आप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा मीटर बोलते हैं और इसीलिए आप उस बात को ध्यान नहीं देते, जबकि यूनिट मीटर नहीं होते, यूनिट 1 मीटर होती। खाली मीटर तो 10 मीटर भी हो सकता है, खाली मीटर तो 20 मीटर भी हो सकता है। तो यूनिट क्या है? 1 मीटर। जब भी आप बोलेंगे तो 1 मीटर बोलेंगे। यूनिट ऑफ मास क्या है? 1 किलोग्राम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 1 सेकेंड है, ना कि सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड होता है, यही होता है ना। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में ये यूनिट ऑफ लेंथ है और ये क्या है? क्या है? 1 सेंटीमीटर है, ना कि सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ ग्राम क्या है? मतलब ये मास 1 ग्राम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर आप CGS सिस्टम की बात करते हैं तो मास की यूनिट, ठीक है, क्या होनी चाहिए? 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। और टाइम की यूनिट होनी चाहिए 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन पढ़ो। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी
10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। क्या अब आप बताओ ये सीजीएस सिस्टम है? नहीं है ना। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि अगर ये सीजीएस सिस्टम होता तो ये तीनों चीजें 1 होती, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में 1 होता है। ठीक है, तो हमने सीजीएस सिस्टम का यूज किया है, लेकिन हमने यूनिट लेंथ की 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि क्या ले ली? 10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यूनिट लेना था, लेकिन हमने कहा हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं। अब यहीं से आप ध्यान दो कि आप क्वेश्चंस को कितना केयरफुल होकर पढ़ते हैं, ये भी तो तुम्हें ध्यान देना है। जैसे अगर आप देखो कि मान लीजिए आपको नहीं भी पता था, तो भी अगर क्वेश्चन को आप, यही हम कहते हैं कि जब रिवीजन करना होता है तो कई लोग रिवीजन तो बहुत बार कर डालते हैं, लेकिन वो कायदे से एक बार भी नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखो तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक वर्ड पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जवाब गलत नहीं होगा, या आप जब थिंक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे उसने यहां लिख दिया था ना इना, अगर उसको सीजीएस सिस्टम देना होता तो वो क्यों लिखता पर्टिकुलर? वो लिखता ना इन अ सीजीएस सिस्टम या इन सीजीएस सिस्टम, तो ऐसा तो उसने नहीं लिखा। तो बात समझ में आ गई। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये सीजीएस सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ही कुछ भी लिख दिया जाए तो वो एमकेएस नहीं हो जाएगा। एमकेएस सिस्टम होगा तो ये तीनों होना चाहिए, सीजीएस होगा तो ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर ये एक नया कोई सिस्टम बन गया, ये सीजीएस नहीं है, ये एक नया सिस्टम है जिसको उसने पर्टिकुलर सिस्टम कह दिया। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। अब उसने कहा कि इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो भाई अगर वो सीजीएस सिस्टम होता तो फोर्स की यूनिट डाइन होती। ठीक है, अगर वो एमके सिस्टम होता तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती। लेकिन ना तो ये एमके सिस्टम है ना ही सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, ये एक नया अलग ही टाइप का सिस्टम है। तो इस अलग टाइप के सिस्टम की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब ये अगर सिस्टम हो तो इसमें फोर्स की यूनिट क्या होगी और किस टर्म में बताना है? न्यूटन में। मतलब वो अगर ये एमके सिस्टम होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता 1 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर ये सीजीएस सिस्टम होता तो हमारा आंसर हो जाता 1 डाइन। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में हमें फोर्स की यूनिट बतानी है, वो भी किसके टर्म में बतानी है? न्यूटन के। तो ये आपको कैसे पता चला कि न्यूटन में ही बतानी है? ऑप्शंस देखकर। मतलब आप सोचो कि यहां क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारा, अगर हम चाहते तो हम इतना टाइम खराब ही नहीं करते, हम अब तक सॉल्व कर देते, तुम अब तक छाप भी चुके होते। ठीक है, और तुम्हारा तो क्लियर ही था कि दिस इज सीजीएस सिस्टम। तो हमारा ये, मतलब हम ये चाहते हैं, और पूरी फिजिक्स में हम ऐसे ही आपको कराएंगे कि आपको हम बताएंगे कि आप कैसे थिंक करते हो और गलतियां कहां पर होती हैं। ठीक है, यही चीज आपको आगे ले जाएगी, इसी चीज से आपको क्वेश्चंस हैंडल करना आ जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था, मेन पॉइंट हमारा था क्वेश्चन को समझना। ठीक है, सॉल्व तो हो ही जाएगा वो भी। तो हमें अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आप, अगर हम कल को मान लिया टेस्ट ले रहे हैं, हमने यहां 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, कल को हम टेस्ट ले रहे हैं, हमने कोई तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बना दिया, लेकिन आपका वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने के बाद हम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो 2-3 ही टाइप है, अब इसमें से कैसा भी आ जाएगा आप कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान क्या देना है कि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम लिख सकता है, न्यू सिस्टम लिख सकता है, कुछ भी लिख देगा और उसमें ऐसे वो लिखेगा। और फिर पूछा उसने क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क हमारा कहां है? यूनिट ऑफ फोर्स पर। तो आप इसे अंडरलाइन करो, पर्टिकुलर सिस्टम को और यूनिट ऑफ फोर्स को। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रहे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब जरा बताओ, जरा अभी कंफ्यूजन पूरा दूर नहीं हुआ है, और दूर हो गया होगा तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ये कौन सा सिस्टम है? कोई नया सिस्टम। हमने क्या कहा था? अभी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। हमने कहा एक रॉड की लेंथ 10 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझो, तुम रटने पे क्यों आ जाते हो तुरंत? रटना है लेकिन बाद में। हमने कहा कि एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है,
हमने ये तो नहीं कहा कि एक नए सिस्टम में या एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर। हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज क्या था, हमारा था कि एक सिस्टम, एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है, तो हमने रॉड की लेंथ को मेजर किया है 10 मीटर, तो ये तो मीटर ही होगा ना, मतलब दिस इज 10 इंटू 1 मीटर, यही लिखा जाएगा ये, और कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो एक्सेप्टेड है, मतलब उसमें कोई नियम कानून नहीं लगना है। तो ये जो लिखा गया है 10 इंटू 1 मीटर, तो यहां पर सिस्टम क्या है, एमकेसी सिस्टम है या एसआई सिस्टम ही कहा जाएगा, ठीक है, इसमें आप कुछ और नहीं कह सकते। तो ये भी जानना जरूरी था, क्योंकि पता लगा आज के बाद तुमको कहीं भी लिखा मिल जाता है ये नया सिस्टम है एक, ठीक है। नया सिस्टम तब होगा जब वो कहेगा यूनिट, इसीलिए हर वर्ड पे ध्यान देना है कि अगर हम यहीं पर ये ना बोलते, हम ये नहीं कहते कि एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है, हम अगर ये कहते कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 10 मीटर है, तब आपका आंसर सही होता। तब आप क्या कहते हैं कि ये एक नया सिस्टम है, क्योंकि 10 मीटर ना तो एमके सिस्टम में होता है ना ही सीजीएस सिस्टम में होता है। तो समझ में आ रही बात, अब पूरे सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए, ठीक है। कि अब आपको ध्यान देना है कि अगर हमने यूनिट बोला है, यूनिट, तो हमें लेंथ की यूनिट को या तो 1 सेंटीमीटर बोलना चाहिए था या 1 मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर बोलते तो वो सीजीएस होता, 1 मीटर बोलते तो वो एमकेएस होता। लेकिन अगर हम उसके अलावा कुछ बोलेंगे यूनिट, तो वो नया सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपली कहते हैं कि एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है या एक रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो सीजीएस सिस्टम है, क्योंकि हम यूनिट थोड़े बोल रहे हैं, हम तो लेंथ बोल रहे हैं, मेजरमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया ना सामने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब, ठीक है। तो जो चीजें बताई जा रही हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब जरा हम दूसरे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, करेंगे पहले इसे, दूसरे क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है हमें। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगेन हमसे क्या पूछा है उसने, यूनिट ऑफ टाइम पर क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया, ठीक है। इन दैट सिस्टम मतलब उस सिस्टम में, इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज, यूनिट, ध्यान दो यहां क्या लिखा है, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज 1 किलोग्राम, कुछ मेंशन नहीं तो 1 ही माना जाएगा, कुछ मेंशन नहीं तो 1 माना जाएगा, एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम वेट, ठीक है। अब बताओ ये जो नया सिस्टम दिया है, मतलब यूनिट ऑफ टाइम पूछा है और उसने कहा उस सिस्टम में जिसमें लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम और फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम वेट। तो ये जो सिस्टम उसने नया दिया है, ये सिस्टम न्यू सिस्टम होगा या ये एसआई सिस्टम है या एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस न्यू। अब दो पार्ट में तुम डिवाइड हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं एमकेएस और कुछ लोग कह रहे हैं न्यू। तो चलो बताओ एमकेएस सिस्टम या ऐसा, एमकेएस ही मान के चलते हैं अभी, ठीक है, एमकेएस सिस्टम, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो क्वेश्चंस डील करते हैं वो सिर्फ मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एमकेएस सिस्टम बता रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों ने इसे बताया एमकेएस सिस्टम, वो लोग जरा बताएं कि एमकेएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम। और अच्छा यहां पे हमने ऐसे मीटर पे निशान बना दिया इसलिए कंफ्यूजन, अरे वो ऐसे मतलब ऐसे था, ऐसे निशान था, मतलब एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, मास क्या होगा 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, अब 10-20 लोग बोल रहे हैं, बाकी सोच रहे हैं, न्यूटन आके सबके एक एक थप्पड़ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, कि हमारा नाम ही भूल गए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, या न्यूटन को हम लोग जैसे m इंटू ए कहते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F बराबर ma होता है, m का मतलब किलोग्राम, एक्सलेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मतलब एमके सिस्टम में। अब जरा ये बताओ, जितने लोगों ने अभी जवाब दिया था कि ये जो सिस्टम दिया गया है वो एमके सिस्टम है, तो यहां तो लिखा है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और यहां क्या लिखा है, तो क्या किलोग्राम वेट और न्यूटन दोनों एक ही चीज है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन,
कितने न्यूटन के बराबर? 1 किलोग्राम वेट कितने न्यूटन के बराबर? 9 पॉइंट। ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो कुछ ही नहीं पता है भाई। 1 किलोग्राम, हर चीज मतलब हर चीज रटो, लेकिन समझ के रटो तो भूलती नहीं। जैसे एक होता है ना कि कहा जाता है कि रटो नहीं कुछ भी, ठीक है, तो हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। रटो, लेकिन सीधे सीधे मत रटो, समझ के रटो, समझ के याद रखो। जैसे किलोग्राम वेट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलोग्राम का वेट, मतलब 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 किलोग्राम। और वेट का मतलब mg होता है ना, ठीक है। m होता है मास और mg क्या होता है? वेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? mg, ठीक है। 1 किलोग्राम वेट का मतलब mg हो गया, ठीक है। तो मास हो गया 1 और g का मतलब हो गया 9.8, तो ये कितना हो गया? 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज है, हमें ध्यान रखनी है कि क्या है। तो अब बताओ यहां पर कि किलोग्राम वेट, जैसे यहां पर कंफ्यूजन कुछ लोगों को क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा कि या तो लेंथ जो है वो तो मीटर में दिया गया, मास भी किलोग्राम में है, और यूनिट ऑफ फोर्स में आपको किलोग्राम दिख गया। तो आपने किलोग्राम को लेकर सोच लिया कि सारी चीजें तो वैसे ही हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया यहां पर कि एमके सिस्टम है। लेकिन आप खुद सोचो कि एमके सिस्टम में किलोग्राम वेट तो नहीं होता है फोर्स की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और न्यूटन होता है यहां पर एक तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि किलोग्राम वेट। तो 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, मतलब एक्चुअल में यहां पर लिखा हुआ है 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो 9.8 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन होता तो ये एमके सिस्टम हो जाता, लेकिन यहां क्या है? 9.8, इसलिए ये एमके सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या था? पहले क्वेश्चंस को समझना। अगर क्वेश्चंस में जितनी बातें हमने आपको बताई हैं वो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप क्वेश्चन में देखेंगे यूनिट, जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे यूनिट, तो वैसे ही आप यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछेगा, अगर वो यूनिट पूछ रहा है और उसने एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम बना दिया है, ठीक है, तो समझ जाना वो कन्वर्जन का ही केस है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टाइप था। इसी दूसरे टाइप में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी यहां पर, ठीक है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं इस वाले केस पर। क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है या समझना है। जैसे क्वेश्चन ही नहीं हमें समझ में आ रहा है तो हम सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, उसमें जितनी भी बातें थी वो समझा दी। अब देखो, अब उसने कहा यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका सीधा तरीका क्या है? उसने कहा यूनिट ऑफ फोर्स, तो हमें फोर्स की डायमेंशन लिखना है पहले, ठीक है, इनके टर्म में। मतलब जिसकी यूनिट वो पूछेगा उसकी डायमेंशन, मतलब वो लेफ्ट में रहेगा और जो चीजें आपको दी गई हैं वो राइट में रहेंगी, ठीक है। तो इस पर एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो हम लोग आगे तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला। उस रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले और इस वाले केस को मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक वैसा क्वेश्चन नहीं बना, बट एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमने फोर्स की डायमेंशन लिखा, F = ml/t-2, ठीक है। ये हमने यहां पर फोर्स की डायमेंशन ऐसे बस लिख लेते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं बनाते, तो हमें पता है हम डायमेंशन लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, या अगर आप बनाना चाहें तो ब्रैकेट बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, न्यू यूनिट, या सिर्फ यूनिट ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, m की जगह मास रखना है ना, तो मास का नया वैल्यू या नई यूनिट रखनी है, तो वो क्या दिया गया? 10 ग्राम, ठीक है। तो हम यहां पर रखेंगे 10 ग्राम, ठीक। फिर L है, L का मतलब लेंथ, तो हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर। फिर हम रखेंगे टाइम, टाइम क्या है? 0.1 सेकेंड, तो जहां t है वहां पर हम 0.1 सेकेंड रखेंगे, और पावर क्या है? -2, तो इसको हम -2 कर देंगे, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल तरीका है, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, इसीलिए ये वाला मेथड बता रहे हैं। अगर उस मेथड से करते तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकेंड टू द पावर -2, ठीक।
अब हमें क्या करना क्या है, चूंकि हमें न्यूटन लाना है, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है कि एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना तो ग्राम और सेंटीमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड तो सेकंड ही है, ठीक है। तो हमने पीछे आपको लिखवा दिया था ना कि 1 ग्राम जो है वो कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, 10⁻² मीटर। ये बेसिक कन्वर्जन है जो हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 10 रखेंगे, ग्राम की जगह पर रखेंगे 10⁻³ किलोग्राम, इंटू 10 सेंटीमीटर की जगह रखेंगे 10⁻² मीटर, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया, हमने बस ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह 10⁻², और बाकी ये जो था वैसा रखा। अब देखो ये 10 और 10⁻³ यानी कि क्या हो गया 10⁻², ये 10 और 10⁻² क्या हो गया 10⁻1। ठीक है, 10⁻- और माइनस प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा इंटू 10⁻²। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई होगा, पिछले टर्म पे 2 बार बता चुके, -1 इंटू -2 मल्टीप्लाई हो जाती ना m इंटू n, तो ये हो गया। अब यहां पर देखो किलोग्राम है, मीटर है और सेकंड है, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड मिलकर 4, अगर देखा जाए तो किलोग्राम मीटर और सेकंड उसका जो भी है उसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूटन ही बनेगा। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो वही यहां लिख देंगे भाई, जैसे यहां किलोग्राम है, या मीटर है, या सेकंड है, तो वो एसआई सिस्टम ही हुआ ना, तो एसआई सिस्टम हुआ तो वो न्यूटन ही बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप अपने आप न्यूटन लिख दो। ठीक है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं कि क्या वो है, चेक भी करोगे तो वही आएगा, देख लो आप, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m इंटू ए। ठीक है, तो अब ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन, और 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 न्यूटन। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, दैट इज 4th ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, सारी चीजें आपको समझा दी गई, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, चाहते तो हम तुरंत सॉल्व करके आपको बता देते कि ऐसे ऐसे कर लेना आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना जो आपको समझाया गया है वो इसीलिए समझाया गया कि आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर वो चीजें सारी क्लियर हैं तो आप किसी को बता भी सकते हो आराम से कि हमने क्यों ऐसे किया है, क्या इसमें रीजन है। पता लगा क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर लिया, और किसी ने तुमसे पूछ लिया ये सिस्टम कौन सा है, वो भी बता दिया सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि हमें पता है सारी चीजें कि ये सीजीएस सिस्टम नहीं है, एक नया सिस्टम है, क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई ना? ठीक है, और ध्यान दो, जितना जो समझाया जाता है वही मेन, जैसे हम यहां से देखते रहते हैं कुछ लोगों का, जब हम समझाते हैं तो ध्यान कहीं और ही होता है। ठीक है, तो वो चीज गलत है कि जो कैसे कुछ लोग दिमाग में आता है क्या बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करें आगे बढ़े, लेकिन वो बकवास नहीं, वो बकवास का ही तुम पैसा दिए हो, ये तो तुमको ऐसे भी मिल जाएगा कहीं भी। ठीक है, किसी पुराने स्टूडेंट की कॉपी मांग लो, उसमें लिखा होगा, तो वो जो बकवास करते हैं ना उसी का मेन पैसा होता है। तो वो जो चीजें बताई जाती हैं वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही सारी चीजें मेन है, और वही जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वही बातें आपको याद आएंगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बस पे लिखा होता है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, तो वही हो जाता है। तो वो चीजें जो आपको बताई जा रही हैं वही मेन है, उनको पूरा ध्यान से आपको समझना है और उस पर ध्यान देना है क्या है। ठीक है, तभी क्वेश्चन में क्लियरिटी होगी, वरना कई बार कई स्टूडेंट्स को ये कहते हुए हम सुनते हैं हमेशा, ठीक है, कि सर वो हमने सारे फॉर्मूले याद कर लिए, सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, वो तो ये भी बोल देते हैं क्लियर है। ठीक है, हालांकि क्लियर नहीं होता है, क्लियर होता तो क्वेश्चन ना हो जाता। तो कॉन्सेप्ट उनको लगता है कि उन्होंने सब पढ़ लिया, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन उनका एक क्वेश्चन रहता है सर क्वेश्चंस नहीं होते हमसे। तो क्वेश्चंस इसीलिए नहीं होते क्योंकि आप जान ही नहीं पाते क्वेश्चन में दिया क्या है। तो वही बातें आपको समझा रही कि जब आप चीजें समझेंगे तभी आप वो क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सारी चीजें हमें पहले से अगर क्लियर हैं तो बस जैसे ये वैसे करते जाओ। हमने मेथड क्या बताया कि पहले आप जो क्वांटिटीज दी गई जितनी भी, उनके बीच आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर हमें फोर्स दिया गया था, मास लेंथ और टाइम दिया गया था, हमें उसका रिलेशन पता था यहां पर। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। पहला स्टेप ये रहेगा। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, जिस क्वांटिटी के लिए पूछा जा रहा है, मतलब इसकी यूनिट बताओ,
उसको लेफ्ट में और बाकी सब राइट में, और उसके बाद जो नए सिस्टम की वैल्यूज दी गई हैं उनको हमें रख देना है, ठीक है। और हमें ऑप्शन से क्या दिख जाता है कि हमें उसे किस सिस्टम में ले जाना है, मतलब जैसे यहां पर था न्यूटन में कन्वर्ट करना था, तो न्यूटन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में आपको सोचना है कि न्यूटन का मतलब एसआई सिस्टम था या एमके सिस्टम था, उसमें कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही आपको बस अगले क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो किसी ने अगला क्वेश्चन ट्राई किया? फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, कई लोगों ने निकाला फर्स्ट ऑप्शन और एकदम सही भी है, ठीक है। अब देखो जितना हमने बताया हम उसके अलावा कुछ नहीं यहां पर करेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टाइम, तो पहले आपको क्वेश्चन समझा दिया गया, यूनिट पूछा गया है, यानी कि कन्वर्जन का केस है हमारा, ये टाइप 2 है। मतलब ये जो क्वेश्चन था इस पर लिखना चाहो आप लिख भी लो कि ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, टाइप 2 का, ठीक है। जिससे कि जब आप वो टाइप हमने ऐसे आपको बताया था ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि किसमें क्या करना है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्वेश्चन है किसका, टाइप 2 का, ठीक है। तो आप देखो उसने कहा यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि हमें क्लियर है टाइम की यूनिट निकालना है। उसने क्या दिया, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स, मास, लेंथ और टाइम का रिलेशन, यानी कि फिर से पिछले जैसा हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ml t टू द पावर -2। इसमें वो सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको दी गई हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन अब की बार उसने पूछा है फोर्स में नहीं बल्कि टाइम में, तो हमने यहां पर लिखा टाइम, तो टाइम को इधर लाना है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि F इज इक्वल टू, वैसे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं लेकिन एक बार समझा देते हैं, ml² हो गया, ठीक है। तो ये इंप्लाई कर रहा है t² इधर ले गए, F नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा ml डिवाइडेड बाई F, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, t को हमें लिखना है t इज इक्वल टू, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रूट ml डिवाइडेड बाई F। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे फार्मूले लिखते हैं वैसे लिख दिया गया। तो अब जैसे ये यहां पर था t² को नीचे लिखा तो ml/t² हो गया, t² को इधर ले गए, f को नीचे ले आए, एंड देन t इज इक्वल टू रूट ml/f लिख दिया, ठीक है, इतना कर दिया। तो अब आपको यही तो कहा गया था कि जिसके लिए यूनिट निकालनी उसको लेफ्ट में और जो क्वांटिटीज दी गई है उसको राइट में, तो हमने वही काम कर लिया। इसके बाद क्या कहा गया था, न्यू यूनिट ऑफ टाइम। अब यहां तो हम हर स्टेप लिखेंगे, एग्जाम में होते तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते यूनिट वगैरह, सीधे सॉल्व कर देते, लेकिन यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। न्यू यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट। अब मास का यूनिट उसने क्या दिया है, किलोग्राम, तो मास की जगह हम किलोग्राम रखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या दिया है, मीटर, तो उसकी जगह m बना दिया, मतलब मीटर का सिंबल हो गया। फोर्स का उसने क्या दिया है, किलोग्राम वेट, तो हमने यहां पर रख दिया किलोग्राम वेट। आप इतना नोट कर लो पहले, ठीक है। तो यहां पर जैसे एक दिमाग में और चीज उठती है कि भाई ये इसमें तो जैसे उसमें तो था कि न्यूटन लाना है, ठीक है, न्यूटन, तो न्यूटन हमें पता था कि एमकेएस में न्यूटन होता है, तो वो हमने सारी चीजों को किलोग्राम मतलब एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, सेकंड ही था, और हमें पता था किलोग्राम मीटर सेकंड ये मिलकर क्या बन जाएगा, न्यूटन, ठीक है। भाई अगर आप एसआई सिस्टम में लाएंगे तो एसआई सिस्टम की यूनिट हमें पता ही है न्यूटन। ऐसे ही यहां पर देखो, तो यहां पर अगर है तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि यार सेकंड तो दोनों में होता है, एमकेएस में भी होता है और सीजीएस में होता है, तो हम किस में कन्वर्ट करें। तो अब हम फालतू में झंझट मोल थोड़े लेंगे भाई, जैसे ये पहले से किलोग्राम में, ये पहले से मीटर में है, और सेकंड चूंकि दोनों में होता है, तो चाहे आप एमकेएस में पूरा कन्वर्ट कर दो चाहे सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, आंसर तो सेम ही आना, आंसर थोड़े बदल जाएगा भाई। जब दोनों में सेकंड है तो आप यहां चाहे इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो चाहे सीजीएस में। तो अब हम खुद दिमाग लगाएं कि इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना आसान है, सीजीएस में कन्वर्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, सीजीएस में आप झंझटी तो मोल ले रहे हैं भाई, फालतू में किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और किलोग्राम वेट को आपको कन्वर्ट करना है डाइन में, जो कि हो सकता है कन्वर्जन तुमको पता भी ना हो। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग जो सीधे सीधे हमें दिख रहा है वही हम काम करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है सारी चीजें, सीजीएस में नहीं पता है तो हम सीजीएस को छोड़ देंगे, एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर एक ही आना। एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो ना तो इसको चेंज करना है ना इसको चेंज करना है, बस हमें 1 किलोग्राम वेट की जगह क्या लिखना है, 9.8 न्यूटन।
तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ टाइम जो है, यूनिट या न्यू यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू रूट किलोग्राम, और ऊपर क्या था, मीटर, किलोग्राम मीटर, नीचे किलोग्राम वेट, तो उसको हम लिखेंगे 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन। अब हमें पता है कि ये एमकेएस में है, ये एमकेएस में है, ये एमकेएस में है, मतलब खाली किलोग्राम और मीटर और न्यूटन को देखें तो वो सब मिलकर क्या बन जाएगा, सेकंड। भाई एमकेएस में ये टाइम की यूनिट लिख रहे हैं ना, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड ही तो होती है, तो वो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आप यूनिट ऑफ टाइम देख रहे हैं तो वो सेकंड ही होना है, तो आप यहां पर ये 1 है और ये 9.8 है, तो आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, 9.8 के ऊपर आप लगा देंगे रूट और आगे क्या लिख देंगे, सेकंड, मतलब पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चीज आपको दी गई है उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और रिलेशन पता होने के बाद जिसके लिए निकालना है उसको लेफ्ट में ले जाओ, राइट में जो दिया गया है वो सब कुछ रख दो आप, और उसके बाद या तो उसको एमकेएस में या सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो जैसा आपको सुविधा लग रहा। तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है ना, पेपर आप देखो अब ज्यादा सीजीएस वीजीएस यूज नहीं होता है, जैसे आपने पेपर देखा होगा सब कहीं एमके सिस्टम ही यूज होता है, तो थोड़ा बहुत सिंपल कन्वर्जन ही यूज होगा, वही ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर, बाकी और कुछ यूज नहीं होना। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, तरीका यही रहेगा। ठीक है, मेथड यही रहेगा। इसी क्वेश्चन में जैसे मान लिया हमें क्वेश्चन बदल कर देना है, हमने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। जैसे यही क्वेश्चन है, मान लिया हमें टेस्ट में देना है या आपके एग्जाम में कहीं आना है क्वेश्चन, तो उसने मान लिया बदल दिया, उसने कह दिया व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टाइम, सब कुछ उसने यही दिया। ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टाइम इन दैट सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और यहां पर उसने लिख दिया यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क या एनर्जी, और उसने यहां यूनिट ऑफ वर्क लिख दिया, जूल लिख देता तब तो आसान था, तब तो सेकंड हो जाता, लेकिन 1 जूल लिखने की बजाय उसने लिख दिया 10 जूल। अब यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम में तो किलो, एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ तो मीटर होगी, यूनिट ऑफ मास तो किलोग्राम होगा, लेकिन यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो 1 जूल होगा ना, 10 जूल तो नहीं होगा। तो अगर उसने 10 जूल लिख दिया यूनिट, तो गलत, मतलब गलत नहीं, वो दूसरा कोई सिस्टम बन गया। तो हमें क्या करना है, उसने फोर्स हटाकर वहां पर 10 जूल लिख दिया। अब क्या करना है, मेथड तो वही रहेगा, हमें एनर्जी, मास और लेंथ और टाइम का रिलेशन चाहिए, तो हम यहां W लिखेंगे, यानी कि एनर्जी या E लिख दो ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, T को इधर लाएंगे, वर्क को इधर ले जाएंगे, वैसे सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़े है। जो भी दिया जाए, मतलब ऐसे आप लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू ml स्क्वायर T माइनस 2, तो ये इधर लाएंगे तो T टू द पावर 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तो इसकी पावर माइनस, डायरेक्ट कर लेंगे, वैसे ही आता है। जैसे आप यहां देखो, अगर हम इतना सब ना लिखते, डायरेक्ट करते, तो इसको इधर लाते तो इसकी पावर प्लस होती, और इसको इधर ले जाते, ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे ले गए T स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा ml स्क्वायर, और ये मतलब ये नीचे ले जाकर फिर ऊपर इधर ले गए तो ये E नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से जब ये स्क्वायर हटाओगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का रूट। अब वैसे तो सब कुछ आ रहा है, उसमें भी वैसे आया था, बस उसमें ml होता है, इसमें ml स्क्वायर होता है, उसमें यहाँ पर इसमें फोर्स था और उसमें क्या है, एनर्जी है। आप सारी चीजें यहाँ पर रख दो, निकाल दो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का मेथड एक बार सीख गए, फिर जो भी वेरिएशन किया जाएगा आप कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं या फिर बाद में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप, जिस पर हमने 2 क्वेश्चन देख ले। बाकी तीसरे टाइप ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है। The density of material in CGS system of unit in is 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब लेकिन क्वेश्चन का टाइप समझना है, क्योंकि टाइप नहीं समझ पाओगे तो पता लगा इधर का उधर, उधर का इधर, सब करना शुरू कर दोगे। तो देखो उसने क्या कहा, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS, उसने प्रॉपर मेंशन किया इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो डेंसिटी है किसी मटेरियल की वो कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसने कहा इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास दिया गया है 100 ग्राम।
द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। AIPMT मेंस, पहले प्री मेंस होता था 2011 में, तो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्या, वही जो नीट है ना, वो पहले AIPMT के नाम से था, तो AIPMT मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि डेंसिटी इतनी है, कितनी है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी। ठीक है, एक सिस्टम उसने दिया, एक पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब एक नया सिस्टम। पर्टिकुलर मतलब नया हो गया, फिर वो MKS CGS तो है नहीं, वो तो देखने में पता चल रहा है 10 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है यूनिट ऑफ लेंथ, इसीलिए वो चीज समझाई गई थी कि अगर हम कहते जैसे ये CGS सिस्टम है लेकिन ये CGS सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो उसने वैल्यू दी है, लेकिन ये उसने क्या कहा? यूनिट। तो CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? 1, और उसने क्या दिया? 10 सेंटीमीटर। तो ये CGS नहीं है। यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, तो यूनिट ऑफ मास CGS सिस्टम में क्या होता है? 1, और उसने क्या कहा? 100। तो ये नया सिस्टम हो गया, मतलब सेकेंड सिस्टम जो है जिसमें हमें कन्वर्ट करना। तो उसमें कहा उसने वैल्यू डेंसिटी की बताओ कि डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो जरा यहां पर ध्यान दो, हमने जो टाइप आपको बताए थे उसमें पहले टाइप में तो डायरेक्ट कन्वर्जन था, CGS टू MKS, MKS टू CGS, तो वो तो दिख नहीं रहा है, वो तो CGS है, लेकिन ये तो CGS नहीं है, ना ही MKS है, कुछ नहीं है। दूसरा, यहां पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? न्यू यूनिट तो पूछा नहीं उसने, या यूनिट तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो ये हमारा टाइप हो गया थर्ड, जिसमें वो वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो जब वैल्यू पूछेगा तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो आपको यहां पर जो यूजुअल मेथड आपको बताया गया था वैसे ही जाएंगे हम लोग। डी डेंसिटी जो है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम। तो इसकी अगर हम डायमेंशंस यहां पर लिखें, सबसे पहले डायमेंशन लिखना है हमें, तो डायमेंशन लिखेंगे तो मास के लिए हो जाएगा m, और ये हो जाएगा L क्यूब, दैट इज mL टू द पावर -3। ठीक है, ये हमने सबसे पहले डायमेंशन लिख ले। और उसके बाद जब वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू का मतलब वही N1 दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है ना, और N2 आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट वही वाला काम, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 और L1 डिवाइडेड बाई L2 टू द पावर -3। ठीक है, तो N1 हमारा क्या हो गया? ये जो दिया गया है यही N1 है। जैसे आप, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया ना, जैसे हम कहते हैं 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आप तुरंत बताते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वैसे वो कह रहा है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू बताओ इस सिस्टम में क्या होगी। तो हमारा N1 क्या हो गया? N1 हमारा हो गया 4, और ये हमारा जो सिस्टम है वो तो क्लियर ही है, क्वेश्चन में ही दिया है उसने, क्या? CGS सिस्टम है। ठीक है, तो ये N1 हो गया, और ये पहला सिस्टम हो गया मतलब CGS। ठीक है, तो आप यहां पर देखो वैल्यू कैसे रखें, पहले देख लो फिर नोट कर लेना। N1 की जगह आपको 4 रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने 4 रखा। पहला सिस्टम हमारा जो दिया गया है वो होता है CGS, तो मास की जगह क्या रखेंगे? ग्राम। और दूसरा सिस्टम उसने कहा है 100 ग्राम, तो M2 की जगह रखेंगे हम लोग 100 ग्राम। ठीक है, फिर उसने पहला सिस्टम CGS दिया है तो रखेंगे सेंटीमीटर। दूसरा उसने ये नया सिस्टम दिया है तो इसकी जगह रखेंगे 10 सेंटीमीटर और पावर रख देंगे -3। ठीक है, बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहीं पर कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं। N2 इज इक्वल टू, ग्राम ग्राम कैंसिल, 4 और ये आ गया नीचे 100, 4 और नीचे ये आ गया 100। ठीक है, और ये क्या आएगा? 10 टू द पावर, नीचे है -3, ऊपर तो 1 है तो 1 की कुछ भी पावर लगाओ 1 ही रहेगा, और ये नीचे 10 टू पावर -3, तो इंटू 10 टू द पावर -3, 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1, भाई 10 टू पावर 2 है, और ये -3 -1 ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 40। यानी कि इस नए सिस्टम में जो वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी की वो क्या होगी? 40। ठीक है, नोट करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी टाइप में होती है, जितनी चीजें हमने बताई अगर वो ध्यान रखेंगे तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। यही मेन पॉइंट्स थे, तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों की चीजों को समझना है, और
जैसे बताया गया वैसे जो चीज मिले वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। नोट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछता है, ठीक है, तो ये समझ जाओ कि वो वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे हम आपसे कोई भी चीज पूछेंगे कि इतना किसके बराबर होगा, तो हम आपको देंगे ना कुछ, ठीक है, तभी तो पूछेंगे। यूनिट पूछना है तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मास की यूनिट एसआई सिस्टम में बताओ क्या होती, क्या होती? 1 किलोग्राम। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती? किलोग्राम। और अगर हम पूछे सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती? 1 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब आप ये सोचो कि आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में। तो अगर वो आपसे यूनिट पूछ रहा है तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको एक सिस्टम दे देगा, कहेगा इसमें यूनिट बताओ क्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू पूछते हैं, जैसे अगर हमें वैल्यू पूछना है, ठीक है, तो हमने आपसे जैसे अगर मान लो ऐसे हम क्वेश्चन कह दें कि बताओ एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू, यूनिट नहीं, एनर्जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगी? 1 होगी। आपको तो हमें क्या पता क्या होगी, आप जानो क्या होगी। सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। भाई अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगी, तो आपको क्या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अधूरा क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन अधूरा है कि हम आपसे कह रहे हैं एसआई सिस्टम में एनर्जी की, अगर हम आपसे कहें एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट बताओ, तो मेरा दिमाग चल भी रहा है कि नहीं? जंग लग चुका है। एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट 1 जूल, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं एसआई सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू, तो नहीं पता क्योंकि हमने आपको कुछ बताया नहीं। लेकिन अगर हम आपसे ऐसे कह देते कि हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे हमने कह दिया एनर्जी की वैल्यू, मान लिया हमने यहां पर आपको दे दिया कि 10 जूल है एसआई सिस्टम में। अब हमने आपसे कह दिया ये 10 जूल है, इसको सीजीएस सिस्टम में आप बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया वैलिड, जिसमें आपको पता है कि आपको इतनी वैल्यू दी गई है और इसको किसमें पूछा गया है? सीजीएस में। तो आप एमकेएस टू सीजीएस वाला कन्वर्जन लगा देंगे और वहां से आप देख लेंगे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज एक बार समझ में आ गई तो उसमें कोई भी वेरिएशन होगा आप कैच कर लेंगे, ठीक है। समझ गए ना? तो आपको तीनों चीजें बता देंगे, टाइप बता देंगे, वैल्यू पूछा जा रहा है तब क्या करना है, यूनिट पूछा जा रहा है तब क्या करना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि कुछ लोग इतना समझाने के बाद भी फर्स्ट सिस्टम दूसरा सेकंड सिस्टम, सर हमको समझ में नहीं आता फर्स्ट सिस्टम क्या है सेकंड सिस्टम क्या है। तो पहले तो टाइप पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज कि अगर आपसे वैल्यू पूछा गया है तो पहला सिस्टम तो देना पड़ेगा ना उसको, कि इस सिस्टम में इतनी वैल्यू है तो इस सिस्टम में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो चीज है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पहला टाइप और तीसरा टाइप है वो दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, पहले टाइप में कोई अलग से सिस्टम नहीं जोड़ा जाता है, एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस टू एमकेएस होता है। लेकिन टाइप 3 में वो पहला सिस्टम आपको कुछ भी दे सकता है और दूसरा सिस्टम आपको वो नया कोई लिख कर दे सकता है जो कि ना तो एमकेएस था और ना ही सीजीएस। तो इसलिए इस टाइप को हमें अलग करना पड़ा, ठीक है। तो अब जब बहुत समझा दिया, अब इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी टाइप पर हैं अभी हम, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, सॉल्व करने पर मत जाओ। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 4.18 जूल। अ कैलोरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो ये कैलोरी है ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस? सीजीएस नया सिस्टम। कैलोरी की हम बात कर रहे हैं। नहीं तुम्हें जो, अरे यार रुको, हमने कहा एमकेएस है या सीजीएस है। अगर आपको ये पता है कि एमकेएस है तो एमकेएस बोलो, सीजीएस पता है सीजीएस बोलो, या तुम्हें कुछ और इसके बारे में पता है तो वो बोल सकते हो सकता है हम तुमसे क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए तो घुमा रहे हो। तो अब आप बताओ कि कैलोरी कैसा सिस्टम है, एमकेएस या सीजीएस या कुछ? बड़े कंफ्यूजन है तुम लोगों के लिए। तुमको एक चीज पता है कि जब हम एक क्वेश्चन सही करते हैं एआईपीएमटी में, मतलब ये नीट में, तो हमको +4 नंबर मिलते हैं, और जब हम गलत करते हैं तो वो हमको -1 क्यों देते हैं? मतलब गलत करने पर -1 क्यों देते हैं यहां पर?
वो इसलिए देते हैं -1 कि जब आप सही करते हैं तो ये क्लियर है कि आपको सारी चीजें पता थी, और जब आप गलत आंसर टिक करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि तुमसे जो पूछा गया तुमको वो भी नहीं पता है, और तुम जो आंसर दे रहे हो तुमको वो भी नहीं पता है। क्योंकि अगर हमें ये चीज पता हो कि नहीं इस चीज का ये वाला आंसर है, जब आप गलत देते हैं तो वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब है कि हमसे जो पूछा गया है या जो हम बता रहे हैं हमें उसके बारे में पता नहीं, बस हम बता दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो यही यहां पर कैलोरी जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, ना तो वो एमकेएस यूनिट है, ना ही वो सीजीएस यूनिट है, ना ही वो कोई और यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसमें ये आता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है एनर्जी की। जैसे हम लोग काफी यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड क्या सीजीएस है या एसआई सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं, ये एक ऐसी यूनिट है। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जिनको बना दिया गया कि प्रैक्टिकली ऐसा यूज किया जाता है, वो ना एमकेएस है ना सीजीएस है। वैसे ही कैलोरी जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इसीलिए उसने लिखा ना अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 4.18, ठीक है। तो वो वैल्यू जो 1 कैलोरी है वो 4.18 जूल के बराबर है, ठीक। तो हमने यहां पर जैसे ऐसे लिखा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। अब उसने कहा वेर 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, तो वो तो हमें पता ही है। 1 जूल लिखा हुआ है ना एसआई सिस्टम में, तो वो ml स्क्वायर t-2 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो तो उसने मीटर किलोग्राम, उसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। सपोज वी यूज अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो फिर से क्या आ गया, उसने कहा हम एक नया सिस्टम यूज कर रहे हैं यूनिट्स का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच यूनिट्स ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा केजी। उसने कहा मास की जो यूनिट यहां पर ध्यान दो, वैल्यू नहीं लिखा है, क्या लिखा है? यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू अल्फा केजी, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू बीटा मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, ठीक है। तो अब जरा आप जवाब दो कि यहां किलोग्राम मीटर और सेकेंड लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे एमकेएस सिस्टम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यूनिट एमकेएस सिस्टम होता तो मास की यूनिट अल्फा नहीं होती, 1 होती। अगर ये एमकेएस सिस्टम होता तो लेंथ की यूनिट 1 मीटर होती और टाइम की यूनिट 1 सेकेंड होती, लेकिन उसने 1 ना लिखकर लिखा है अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि ये एमकेएस सिस्टम नहीं, इसीलिए उसने लिखा है वी यूज अ न्यू सिस्टम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैलोरी, देखो अगेन उसने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब हम टाइप 1 में है, 2 में है, 3 में है, 3 में है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपको पता है कि टाइप 3 का क्वेश्चन ऐसा ही होना है, ठीक है, जैसे बताया गया, ठीक है। अगर आपकी क्लियरिटी आ गई ये टाइप 2 का है, तो जैसे टाइप 2 में बताया गया वैसे आपका होना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो टाइप 3 में आपको यहां पर ये बताना है कि उसने कहा इस नए सिस्टम में 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि पहले से हमें पता है कि भैया कैलोरी ना तो एमकेएस है ना सीजीएस है, तो उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो आप चेंज 4.18 जूल को कर सकते हो, क्योंकि जूल एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में 1 कैलोरी नहीं चेंज करना है, हमें 4.18 जूल को एक नए सिस्टम में ले जाना है, ठीक है। मतलब हमें इसको एक न्यू सिस्टम में ले जाना है, न्यू सिस्टम के अंदर इसको ले जाना है, मतलब यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, न्यू सिस्टम में वैल्यू निकालनी। तो अब उसी को हम 1 कैलोरी के बराबर लिख देंगे। भाई ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे हमने लिखा A बराबर B बराबर C। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि B की वैल्यू कितने के बराबर है, तो चूंकि ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C। अगर हमें पता चल जाए B C के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू C, ठीक है। तो हमें एक तरह से यहां कन्वर्ट करना है 4.18 जूल को इस नए सिस्टम में, एंड देन हम उस नए सिस्टम में जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 1 कैलोरी। पहले ये समझना जरूरी है, क्यों हम इसे समझा रहे हैं आपको, क्योंकि कई लोग यहां पर क्या करते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि यहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहां 4.18 है, तो हम n1 की जगह 1 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, 4.18 क्यों यूज कर रहे हैं?
क्योंकि हम इसे नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल कंडीशन है। तो हमने जैसे इसीलिए समझाया कि अगर आपसे कहा जाए कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, ठीक है, तो अगर हम ये देख लें कि B किसके बराबर है, C के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं A किसके बराबर है, C के। तो हम इस B को C के बराबर प्रूफ कर लें और यही C की वैल्यू 1 कैलोरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अब यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर सबसे पहला, अब देखो इसके स्टेप्स फिक्स हैं। अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया कि वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डायमेंशन, देन n2 इज इक्वल टू n1, ठीक है। पहले सिस्टम ऊपर, नीचे दूसरा सिस्टम, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही हमें करना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एनर्जी है ना, तो एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। लिख भी सकते हैं साथ में, कोई ऐसा अपने आप भी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए, इतना नोट कर लेना, इतना आगे सॉल्व भी कर लिया होगा। आया आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही यहां पर है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां से देखने से ही पता चल जाता है। आप चीजें अगर ऑब्जर्व करो तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल और सेकंड सेकंड कैंसिल, तो ये बचेगा अल्फा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, गामा की पावर -2 आएगी, -2 चला जाएगा ऊपर, +2 हो जाएगा, तो गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर, बाकी ये तो है ही 4.18। लिख देते हैं आगे हम, n2 इज इक्वल टू 4.18। पहले हम लिख देते हैं जैसे बचा हुआ है, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा टू द पावर -2, यही बचा हुआ ना, ये तो कैंसिल, तो नीचे अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ गामा टू द पावर -2, ऊपर 1 है तो 1 का तो कुछ भी पावर लगाओ 1 ही रहेगा वो फिर, ठीक है। अब ये गामा चला जाएगा ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.18 गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यही वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू किसकी आई है, ये यहां पर ये जो नए सिस्टम में हमने वैल्यू निकाली वो है, और वही क्या है, 1 कैलोरी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो 1 कैलोरी है वो इसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर 1 कैलोरी इज इक्वल टू, देखा जाए तो वो क्या था 4.18 जूल, और नए सिस्टम में वो वैल्यू क्या आई है 4.18 गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 कैलोरी नए सिस्टम में इतने के बराबर होगा, ठीक है। ये सब ऐसे लिखकर समझा दिया, बाकी तो जरूरत तो नहीं थी, वो तो वहीं पे आंसर आ गया था हम लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चीजें आगे भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा कठिन नहीं होती हैं, ना कठिन होंगी, ठीक है, बट वो आपसे टाइम मांगती हैं, चीजें टाइम मांगती हैं, क्लियरिटी मांगती हैं, ठीक है, कि आप चीजों को समझो, ठीक है। तो समझना है और उसके बाद हमें उसे याद रखना है, ठीक है, मतलब समझना पहले स्टेप पर और दूसरे स्टेप पर उस चीज को याद रखना है, और वो हमें टाइम मांगती, मतलब कि आप उसको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बार बार। इसलिए हम आपसे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा नई चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स फॉर नीट पढ़ रहे हैं, ये हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखो। हमने पहले ही क्लास में कहा था कि हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स फॉर नीट पढ़ा रहे हैं, तो जितना जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम आपको बताएं, बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है कि पता लगा एक ही टॉपिक पकड़े बैठे हैं, उसी को हम रिवाइज कराते जा रहे हैं, उसी में तमाम सारी चीजें अलग अलग तरह से बताते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी उतना पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो टू द पॉइंट हमें चलना है। आप देखेंगे कोई चीज कठिन नहीं है, आपको बस रिवीजन करना है और याद रखना है, ठीक है। जो कंटिन्यूटी अपनी बना पाएगा उसको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती फिजिक्स में, ठीक है, ये मेरी गारंटी। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखो। अगर आप जैसे आज ये सब बता दिया गया,
अब आपका काम क्या है कि अगर आप घर पे जाके इसको पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, फिर से थोड़ा टाइम देकर, मतलब घड़ी देखकर नहीं रिवीजन करना है, ठीक है, कि हाँ बस 1 घंटा हमें नाप के पढ़ना है। आपको ये करना है कि जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक आप इस पर लगे रहो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास इतना ज्यादा काम नहीं है। और ये जो हम बता रहे हैं ना, इसको कहते हैं ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग। अपने माइंड को चेंज करना है, जैसा हमारा माइंड सेट है उस माइंड सेट को हमें बदलना है। आप जैसे हमने एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया था कार चलाने वाला, ठीक है, कि कार चलाना अगर आपको सीखना है तो आप चाहे दुनिया के सबसे बढ़िया ड्राइवर से सीख लो कार चलाना, आपको नहीं आ सकता है। आपको उस पर उतना टाइम देना पड़ेगा जितना वो मांगता है। जब तक आप, वैसे उसने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया सब कि भैया ऐसे 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 करना, ठीक है, कोई आ जाए सामने से तो आपको कट लेना है तुरंत, ठीक है, वरना उसके ऊपर चढ़ जाएगी गाड़ी। तो वहां पर आप सेल्फ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और थोड़े दिन बाद अब वो आपको सिखा देगा। इसके बाद आपको खुद भीड़ में लेकर निकलना पड़ेगा, खुद चढ़ान पे चढ़ाना पड़ेगा। जब नीचे गाड़ी उतरती तो अलग सिचुएशन होती, नीचे वो अपने आप भागती है। जब हम ऊपर गाड़ी को चढ़ाते हैं किसी ब्रिज के ऊपर तो अलग सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो जब ब्रिज के ऊपर, जैसे जो लोग इसमें गाड़ी चला लेते होंगे उनको पता है, जब ब्रिज पे हम चढ़ाते हैं और ब्रिज पे जाम लगा होता है, वो सबसे बैड कंडीशन होती है। उस समय गाड़ी पे आप ब्रेक नहीं लगा सकते, तो आपको गाड़ी को होल्ड करना होता है क्लच और एक्सीलेटर से, ठीक है। जिसको वो आ गया उसको हम लोग गाड़ी चलानी आ गई, ठीक है, तो वो कंडीशन बुरी होती है। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी ना, ये थोड़े हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको दे दो हम हवाई जहाज उड़ा देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, बर्नौलीज थ्योरम पे उड़ेगा, ठीक है। तो हम बर्नौलीज थ्योरम भले चाहे जितनी पढ़ लें, प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो आपको वो ट्रेनिंग, आपको अपने दिमाग को चेंज करना है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होती, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, अब आपको मान लिया चलाते चलाते 8 9 10 महीने बीत गए, आप अच्छे से चलाने लगे। अब उस समय क्या होता है कि जब सामने से कुछ देखते हैं तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है आपके दिमाग को कि आपको क्या करना है। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस सिस्टम, वो बन गया आपका। ये थोड़ा कि सामने से गधा चला रहा, हम सोच रहे गधा आया था, सर ने क्या बताया था, तब तक गधे का क्या होगा ये तुम खुद ही सोच सकते हो। तो आपको ये उस समय दिमाग में, आप देखो जो गाड़ी चला लेते हैं, आप जैसे तमाम लोग चला लेते होंगे, और बाइक स्कूटी तो बहुत ही लोग चला लेते होंगे, तो आप देखो कि जब आप रोड पे चलते हैं ना तो अपने आप दिमाग को पता है कि कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर खींचना है। मतलब उसमें दिमाग नहीं लगाते, सोचना नहीं पड़ता है कि आगे से कुछ आ रहा है तो हम सोच रहे हैं एक्सीलेटर खींचना है कि छोड़ना है, क्या करना है। तो वो सारी चीजें आपका क्लियर है, सारी चीजें एकदम क्लियर रहती हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। तो वही चीज आपको यहां पर करना है कि जो ये तरीका है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज समझो, क्लियर करो, उनके चीजों को याद रखो, उनके टाइप्स को याद रखो। थोड़े दिन, मतलब महीना 1.5 महीना या 2 महीने कह लो, ठीक है, 1-2 बुकलेट निकल जाने दो। अगर आप उसी तरीके से रिवाइज करते रहे चीजों को, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। आप देखना 2 महीने बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप खुद ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको खुद ही, आपके दिमाग को पता है कि हमें सोचना कैसे, हम जैसे पहले सोचते थे वो बदलना है, हमें नए तरीकों को अपनाना है कि हम हर चीज, कोई हमसे मिस ना होने पाए, उसमें हर चीज क्लियर है। वो अपने आप आपका दिमाग कैच करना स्टार्ट करेगा, उसको बस चेंज करना है तुम्हें। तो 1.5-2 महीने जितना पढ़ा जाए उसको रिवाइज करो, अच्छे से जाके रिवाइज करो, उस चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है। जब तक वो क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस 1.5-2 महीने बाद आप देखेंगे आपका बहुत स्मूथली चलेगा। सेकंड बुकलेट खत्म हुई, अगर सेकंड बुकलेट तक आप अपना पेशेंस कायम रख पाए, आराम से पढ़ने वाला, टाइम चाहे एक क्वेश्चन पर आपको 10 मिनट लगे, चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, जब तक वो क्वेश्चन का एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए आप आगे बढ़ो ही ना, ठीक है। बस सेकंड बुकलेट तक आपको ये काम करना है। सेकंड बुकलेट के बाद आप खुद देखेंगे आपका सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और सोचना स्टार्ट कर देंगे अपने आप। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कार चलाना और पढ़ाई करना इक्वल है, ठीक है। मतलब जैसे वहां हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चंस को समझने का, उनको हैंडल करने का तरीका, अपने माइंड को वैसा ट्रेंड कर लो कि वो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्दी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है यहाँ पर 18 नंबर का। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कई लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी होता ना कि क्वेश्चन में जब कुछ नहीं होता है तब हम उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कुछ तो होगा इसमें। कई बार एग्जाम में नहीं होता है
कि बहुत आसान क्वेश्चन, अब बैठे सोच रहे हैं इतना आसान थोड़े हो सकता, कुछ तो होगा इसमें। तो वही इस क्वेश्चन की कहानी है कि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन हम सबसे ज्यादा दिमाग इसी क्वेश्चन में खर्च कर डालते हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले है क्या। अ न्यू यूनिट, स्टार्टिंग में क्लियर हो गया, ठीक है। न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। यूनिटी का मतलब जो है वो 1 से है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती क्या है एम के सिस्टम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं, हमने एक नई यूनिट बना ली है, ठीक है, लेंथ की। और ऐसी हमने नई यूनिट लेंथ की बनाई है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई 1, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट जितना समझ में आ गया उतना हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, लिखो आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्पीड ऑफ लाइट सी, सी से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1। तो 1 मतलब वैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसने क्या कहा कि वो क्या हो गई 1। तो 1 है तो क्या हम, अब यहां पर आप आंसर दो, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि उसने न्यू यूनिट लेंथ की कोई चूज की है। उसने बताया नहीं, लेकिन उसने कोई यूनिट चूज की, तो उसने मीटर तो नहीं चूज किया, मीटर होता तो न्यू क्यों बोलता। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर उसने जो ये यूनिट यूज की है वो सेकंड में उसने कुछ नहीं कहा, सेकंड के लिए उसने कुछ नहीं कहा। किसके लिए चूज किया? लेंथ के लिए। इसका मतलब जहां हम मीटर लिखते हैं वहां पर हम क्या लिखेंगे? न्यू यूनिट, ठीक है, न्यू यूनिट। ये यूनिटी का मतलब जो है ये 1 होता है, हम इधर लिख देना है, यूनिटी का मतलब है 1, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि उसने कहा कि लेंथ मतलब जहां मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो उसने कहा लेंथ की हमने एक ऐसी नई यूनिट चूज की कि स्पीड ऑफ लाइट बन गई 1, ठीक है। क्या बन गई? 1, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई हमें। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है वो? डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। उसने कहा सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, नई यूनिट के टर्म में। और नई यूनिट किसकी? लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ की जो नई यूनिट है उसके टर्म में आपको डिस्टेंस बतानी है सन और अर्थ के। तो उसने कहा, क्या कहा आगे? इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस, अगर लाइट को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगता है? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी सेकंड है, मिनट सेकंड तो मिनट का कोई यूज तो है नहीं। तो टाइम जो दिया है उसने वो दिया है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग 8 मिनट जो है उसको कितने सेकेंड लिखेंगे? 480। भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 8 मिनट में 8 × 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 480 हो गया, और प्लस 20 और 480 + 20 तो कितना हो गया? 500 सेकेंड, ठीक है। तो उसने कहा कि एक नई यूनिट हमने यूज की जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या बन गई? 1। तो 1 न्यू यूनिट अपॉन सेकेंड। उसने कहा कि जो टाइम लगता है सन से अर्थ तक लाइट को आने में, वो टाइम कितना लगता है? 500 सेकेंड। तो उसने कहा दूरी बताओ क्या होगी, डिस्टेंस बताओ क्या होगी। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो 7th 8th लेवल में ही पढ़ा जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उसने आपको स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, और क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, और करना क्या इसमें? इसमें ना तो कोई न्यू यूनिट का कन्वर्ट, न्यू यूनिट उसने चूज किया तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें निकालना कुछ नहीं था, क्योंकि उसने सब कुछ निकाल के दे दिया। अब वो ये कहता है कि नहीं, वो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ये चीजें हैं, तो आपको बताना है पहले स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें वो सब निकालना पड़ता, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो हम लोग यहां पर अगर देखें तो कुछ नहीं करना है, जो डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख देते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस,
d इज इक्वल टू स्पीड और इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो c इंटू टी, c की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यू यूनिट डिवाइडेड बाई सेकेंड, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और टाइम जो है वो 500 सेकेंड, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो 500 इंटू न्यू यूनिट। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ समझने भर की देर थी, बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था नहीं, बस समझना था कि उसने कहा क्या है, दिया क्या है। तो उसने यहां पर यही कहा था कि एक ऐसी नई यूनिट लेंथ की चूज कर ली है कि स्पीड ऑफ लाइट उस नए सिस्टम में क्या हो गई, 1 न्यू यूनिट अपॉन सेकेंड, और जो सन से अर्थ तक लाइट को आने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है कितना, 500 सेकेंड। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ और करना ही नहीं था, सीधे मल्टीप्लीकेशन का केस था। नोट कर लिया ना सभी ने? ठीक है, वापस अब आपको यही रहना, क्योंकि पीछे कुछ लिखना तो है नहीं ऐसे पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बस पीछे एक पॉइंट है वो समझा देते हैं। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है। जैसे पहला था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, किसी भी इक्वेशन, किसी फिजिकल रिलेशन को चेक करना, ठीक है, करेक्टनेस चेक करना। दूसरा कन्वर्जन का केस था, जिसमें हमने समझ लिया कि टाइप यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं जो हमारा ये लास्ट वाला टाइप है, टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब रिलेशन को एस्टेब्लिश करना जो दी गई क्वांटिटीज हैं उनके बीच में। तो ये क्वेश्चन से ही सीखना है हमें, इसको हटा देते हैं यहां से। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये हमसे कह क्या रहा है, बता क्या रहा है। ठीक है, इसमें रिलेशन को स्टेब्लिश करना है, मतलब कोई भी रिलेशन तो उसे हम डायमेंशंस के बेसिस पर कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एक कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, अब सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का मास उसने कह दिया m है, स्पीड इसकी जो यहां पर है वो v है, और इस सर्कुलर जो यहां पर सर्किल है उसकी रेडियस r है। तो उसने कहा कि जब ऐसा कोई पार्टिकल मोशन करता है तो यहां पर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो उसने कहा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो जो उसके ऊपर एक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो आपको इस फोर्स के लिए इन क्वांटिटीज का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हालांकि ये रिलेशन तो हम लोगों को याद ही है। ठीक है, जो लोग मतलब थोड़ा ये सर्कुलर वगैरह पढ़ चुके हैं, तो F बराबर होता है mv²/r। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस रिलेशन को आपको याद करना या जहां से डिराइव करते वैसे नहीं, आपको इस रिलेशन को डिराइव करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस के बेसिस पर आपको ये चीज यहां पर डिराइव करनी है कि क्या यहां पर होगा। ठीक है, ये रिलेशन तो डायमेंशंस, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है, टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब उसने हमको F दे दिया था, M दे दिया था, V दिया था, उसने ये नहीं कहा कि आपको ये याद है तो लिख दो सीधे। ठीक है, उसने आपसे यहां पर क्या कहा कि आपको यहां पर ये चार उसने आपसे क्या कहा कि ये चार क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, इन चारों क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब हमने ये चीज देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टाइप 1, ये जो मतलब जो पहले था करेक्टनेस को चेक करना, ठीक है, किसी भी फिजिकल रिलेशन की, और ये वाला। ठीक है, सेकंड वाले भी पूछे गए, हमने दिखाए आपको, एनसीईआरटी में भी दिया गया। पढ़ना तो सब है, कब कहां से पूछ दिया जाए, लेकिन इस वाले टाइप पर क्वेश्चंस या इस वाले टॉपिक पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछे गए। तो हमने तमाम सारे क्वेश्चन दिए भी हैं उसमें, जो आपके यहाँ पूछे गए हैं उन्हीं को करा के हम आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सीधे सीधे मेथड रहता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर क्या है। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस में
अलग अलग तरह से लैंग्वेज दी जाएगी, लेकिन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो इसके क्वेश्चंस हैं उनका जो सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चंस का, तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख देते हैं यहां पर। मतलब ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो इसका यूजुअल मेथड होता है, जो इसका यूजुअल मेथड है वो भी हम लोग सीखेंगे। एक तो इसका यूजुअल मेथड होता है, तो वो मेथड क्या है, पहले स्टेप पे हमें वही सीखना है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि बाई फार्मूला, ठीक है, हम बाई यूजिंग फार्मूला कर सकते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, लेकिन इसमें शर्त क्या है, इफ नोन, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है, उन रिलेशंस के बीच कोई फॉर्मूला पता है, तो उसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो उसने F = mv² की बात कही, तो ये तो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो हम क्यों बैठ के वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं इफ नोन, ठीक है। मतलब अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी मेथड से हो जाएगा, इससे भी आंसर आएगा। और तीसरा क्या है, कुछ भी कॉन्सेप्ट मत यूज करो, हिट एंड ट्रायल लगा लो। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट वहां पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को चेक कर ले रहे हैं, और ऑप्शंस को चेक करके आप आंसर निकाल ले रहे हैं कि इसमें से 4 में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कम से कम एक ऑप्शन चेक करना रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 3 चेक करने पड़ सकते हैं। वजह से आपने पहला आंसर चेक किया, तो क्या वो पता लगा पहला चेक किया और पहला ही सही है, तब तुम्हारी लॉटरी लग गई, ठीक है। पहला चेक किया, सही हुआ, आगे बढ़ गए, तब तो ये बहुत आसान होगा। लेकिन मान लिया चौथा ऑप्शन चेक सही है, तो आपको फिर 3 तो चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करें, पहला चेक किया गलत, दूसरा चेक किया गलत, तीसरा चेक किया वो भी गलत, ठीक है। तब चौथा थोड़े चेक करेंगे, जब 3 गलत है चौथा ही सही होगा, कि नहीं चौथा भी चेक करके ही टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहां पर 3 आपने चेक कर लिए और आपने देख लिया कि तीनों गलत है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हिट एंड ट्रायल से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब यहां पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपके दिमाग के तुरंत आ जाता है कि भैया हिट एंड ट्रायल ही समझा दो, ये सब बवाल छोड़ो, ठीक है। क्योंकि हिट एंड ट्रायल बढ़िया आसान है, हम लोग वहां पर ऑप्शन चेक कर लेंगे 3, और हो सकता है लॉटरी लगने वाली बात हो सकता है पहला या दूसरे में ही हो जाए, ठीक है। तो काम हमारा हो जाएगा, हम मेथड नहीं सीखेंगे। लेकिन कोई भी चीज अगर आपको समझना है, तो ट्रिक समझने से पहले उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, इसका एग्जाम्पल, जैसे कई स्टूडेंट ने पिछली बार क्या किया, उन्होंने कहा सर हिट एंड ट्रायल से सब हो जा रहा है, तो हम हिट एंड ट्रायल ही ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं। कुछ लोगों ने यूजुअल मेथड को अप्लाई किया कि उनको ये ज्यादा इजी लगता था, क्योंकि वो ये इस मेथड को नहीं, मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो या तो ये अप्लाई कर रहे थे या हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर रहे थे। तो कुछ लोग तो ये कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हिट एंड ट्रायल पर लगे हुए थे। अब हमने क्या किया, टेस्ट में दिया एक क्वेश्चन। टेस्ट में हमने क्वेश्चन क्या दिया कि एक, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन एक बनाकर दिया गया कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज अज्यूम कर लें कि सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट और जी और एच ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जबकि इसमें से एक भी फंडामेंटल नहीं, ठीक है। रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इसमें क्या कोई फंडामेंटल है, ये तो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ऐसे दिया गया कि अगर आप अज्यूम कर लो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो आपको बताना है मास की डायमेंशन क्या होगी। तो इनके टर्म में मास की डायमेंशन बतानी है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने ये नहीं पूछा कि मास की डायमेंशन क्या हो, क्योंकि मास की डायमेंशन पूछते तब तो हिट एंड ट्रायल लग जाता। हमने उसमें क्या पूछा कि जो डायमेंशन ऑफ मास है वो इन जी, मतलब जी में मास की डायमेंशन क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे हमने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, आंसर क्या होगा 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम। कम लोग बोल रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कम ही लोग पढ़ रहे हैं, कम लोग रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी से सुधरे नहीं तो फिर सुधर नहीं पाओगे। हमने पहले तुमको बता दिया, एक बार पिछड़ गए ना कवर नहीं होगा। तो ये आगे 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, इसमें अपने आप को सेटल कर लो, ठीक है, तो सुखी रहोगे, वरना पिछड़ते ही चले जाओगे। तो मास की डायमेंशन हमने पूछ लिया जी में क्या होगी।
मतलब ये हुआ कि उसने जी की पावर पूछ ली आपसे। अब वो 1 है कि 2 है कि -2 है कि -3 है, क्या है। तो जब तक आपको यूजुअल मेथड नहीं आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है अगर आप सिर्फ ये मेथड सीख लेते हैं हिट एंड ट्रायल तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों चीजें देखेंगे। तो जैसे 2 क्वेश्चन है उसमें हमने पहले यूजुअल मेथड आपको सिखा दिया, हिट एंड ट्रायल भी बता दिया। बाकी हिट एंड ट्रायल आपका है, आप किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा हिट एंड ट्रायल लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी इन दोनों मेथड्स को हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल 1-2 में करके हम आपको बता देंगे बस। तो समझ में आ गया ना कि आपको क्या करना है। यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये 3 तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यूजुअल मेथड, बाय यूजिंग फार्मूला, अगर आपको कोई पता है उनके बीच रिलेशन तो, या आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो, और हिट एंड ट्रायल मेथड ये हमें अप्लाई करना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। इसको लिखना चाहे तो लिख लें, आपके दिमाग में जैसे ये चीज रहेगी ना कि हमें क्या करना होता है, तो वहीं जहां पर वो हेडिंग पड़ी है वहीं पर आप ऐसे लाइन खींच के ऐसे लिख लो। मतलब ये कोई फार्मूला है, नियम नहीं, हमारे दिमाग में क्राइटेरिया बन जाता है, टाइप बन जाता है कि ऐसे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन। इसमें कोई मतलब यही आपको बस बताना था, बाकी इसमें कोई फार्मूला नहीं कि कोई फार्मूला बताया जाएगा उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। The speed v of ripples on the surface of water depends on surface tension sigma, density rho and wavelength lambda. The square of speed v is proportional to, मतलब उसने आपसे पूछा है स्क्वायर ऑफ स्पीड v, मतलब v स्क्वायर पूछा है, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने पूछी। ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और एम्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो कैसे ये रिलेशन स्टेब्लिश करना है ये बताना है। जैसे यहाँ पर ये रिपल्स है, तो रिपल्स का मतलब हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, रिपल्स का मतलब होता है छोटी लहर से, ठीक है। जैसे जब हम लोग ये आगे हम लोग वेव में पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुत बताते भी हैं। जैसे आप पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो वो लहर उठती है ना, ठीक है, तो उसी को रिपल्स बोल दिया जाता है, जो ऐसे गोल गोल दिखते हैं ना ऐसे ऐसे चलते हुए, तो वो रिपल्स हैं। तो हालांकि उसका कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्पीड v ऑफ रिपल्स, मतलब कुल मिला के वो v क्या है, वो स्पीड है, और स्पीड की डायमेंशन हमें पता है क्योंकि हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन डायमेंशन के बेसिस पर ही होगा। स्पीड v ऑफ रिपल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने बताया था, डायमेंशन क्या होती है, क्या होती है डायमेंशन। तुरंत आना चाहिए जवाब, ये तुम्हारा जो मुंह नहीं खुलता है तो ये बहुत गलत चीज है। ये आप मतलब ये जो तुम अभी समझ नहीं रहे हो, जो हम आपको बार बार चीजें बता रहे हैं कि आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत अलर्ट रहो, जवाब दो। इसका सीधा मतलब है कि आप उतना रिवीजन नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, या उस तरह से साथ में नहीं चल रहे हैं, या यहाँ पर बैठते हैं और थिंक नहीं कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है। तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, फिर आपके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पीड वाली और थिंकिंग वाली, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो, समझो कि कोई चीज पूछी जाए तो आपको सरफेस टेंशन हमने बताया था ना, नहीं बताया होता तो हम नहीं पूछते। हमने बताया था ना सरफेस टेंशन F/L होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सरफेस टेंशन है तो उसकी डायमेंशन हमने आपको बता दी थी, हालांकि फिर लिख दे रहे हैं सरफेस टेंशन। वैसे यहाँ सिंबल सिग्मा बना दिया गया है, नॉर्मली हम लोग सिंबल कई जगह पर S या T ले लेते हैं उसका सिंबल, खैर कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो F/L, तो इसके बेसिस पर हम इसकी डायमेंशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या हो गई, ml/t-2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो यहां से इसकी डायमेंशन आ जाएगी m(t⁻²), ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई। डेंसिटी की डायमेंशन हमें पता ही है, लिखने की तो जरूरत है नहीं, मास बाई वॉल्यूम ml⁻³ स्पीड की भी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं, LT-1, मतलब अननेसेसरी क्यों लिखें, वो जो चीज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा एक बार लिख दिया, हालांकि बता चुके थे। स्पीड की डायमेंशन या वेवलेंथ,
वेवलेंथ मतलब लेंथ ही तो है, एक वेव की लेंथ। तो वेवलेंथ मतलब लेंथ है तो मीटर, यानी कि एल डायमेंशन हो जाएगी। तो किसी की डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले यूजुअल मेथड सीख रहे हैं क्योंकि वो जरूरी। हिट एंड ट्रायल भी इसी में करके देख लेंगे कैसे होता है। तो अब यहां पर तरीका क्या है कि सबसे पहले जिसके लिए, जैसे स्पीड के लिए उसने कहा निकालो फॉर्मूला, तो हम जिसके लिए स्पीड देख रहे हैं कि v किस पर डिपेंड कर रहा है, तो v को हम रखेंगे लेफ्ट में, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पर। ये सरफेस टेंशन डेंसिटी और वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करे, मास और वेलोसिटी पर, तो क्या हम k बराबर m इंटू वी लिख देंगे? ये तो नहीं लिखेंगे। हमें ये 1/2 फैक्टर पता होना चाहिए। हालांकि ये डायमेंशंस की ड्रॉबैक है कि आप ये फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है, तो ये डायमेंशंस के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए डायमेंशंस इस फैक्टर को कांस्टेंट के रूप में देती हैं आपको, ठीक है। के वो के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन सिर्फ इनको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि डायमेंशन के बेसिस पर आप उसी चीज को निकाल सकते हो जिसकी डायमेंशंस होंगी। 1/2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो डायमेंशंस के थ्रू नहीं निकाला जा सकता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो चलिए हम यहां पर चलो मान लो के हमने लिख दिया कि भाई डायमेंशन से हम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं, के लिख दिया, तब भी तो ये गलत है, एम और वी तो नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर उसने कहा काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही, तो हमें पावर पता होनी चाहिए कि मास की किस पावर पर, 1 पर या 2 पर या 3 पर, या वेलोसिटी की किस पावर पर, 1 पर या 2 पर, तो हमें पता है 2 पर। तो अब ये फार्मूला सही होगा, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको ये जो क्वांटिटी आपको दी गई कि इसके लिए निकालो, वो जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, उसकी 1 पावर पर है कि 2 पावर पर है कि -1 पर डिपेंड कर रहा है कि -1/2 पर, किस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें उसकी पावर्स को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, V अब हमें नहीं पता है, V डिपेंड तो कर रहा है सरफेस टेंशन पर, लेकिन सरफेस टेंशन की 1 पर डिपेंड कर रहा है पावर, या 1/2 पर डिपेंड कर रहा है, या -1/2 पर, किस पर हमें नहीं पता। तो हम उसको जनरल वे में मान लेते हैं A पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा उसने क्या कहा, डेंसिटी, तो रो की पावर B मान लिया, और ऐसे वेवलेंथ लैम्डा की पावर C मान लिया। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो हमें फार्मूला पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो किन किन मतलब किन किन पावर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले ऐसे ही लिख लिया जाता है, ठीक है। अब देखो लिखने के स्टेप में तो ये है कि पहले हम इसको लिखते हैं, फिर यहां पर हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं, सिग्मा ए रो बी लैम्डा सी, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट लिखा जाता है यहां पर, ये 100% क्लियर होता है कि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब डायमेंशंस के लिए इसका रोल खत्म हो जाता है, जब डायमेंशन रखेंगे तो ये हट जाएगा वहां से, ठीक है। अब मेथड क्या है, हर टर्म की डायमेंशन रखना है और सेम डायमेंशंस वालों को इक्वेट कर लेना है, वहां से हमारी इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेना। जितने भी क्वेश्चन है सब में इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ ना सीखो, ना यूजुअल मेथड है ये, अगर आप हिट एंड ट्रायल भी ना लगाना चाहो, आप सेकंड मेथड भी ना सीखो, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। सारे क्वेश्चन में यही सेम एक ही मेथड लगता है। इसमें ये नहीं कि ये मेथड लगेगा किसी दूसरे में दूसरा मेथड लगेगा, इसमें सब में एक ही मेथड लगे। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन सीखना इसलिए पड़ता है बाकी चीजें क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, इक्वेशंस वगैरह बनाने का काम। तो हम लोग यहां पर यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डायमेंशंस रखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT⁻, तो अगर L रखना है, M नहीं है, तो हम रखेंगे तीनों सिंबल्स, तो M की पावर 0 LT-1। डायमेंशन K की होगी नहीं क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। सिग्मा की डायमेंशन ऊपर लिख दी गई थी, तो क्या रखना है, MT⁻⁻2 और पावर हो जाएगी A। डेंसिटी की डायमेंशन ML⁻−3, पावर हो जाएगी यहां पर B, और लैम्डा हो गया L, पावर हो गई C, ठीक है। नोट करेंगे इतना।
क्या हुआ, क्या वी स्क्वायर? नहीं, वो बाद में कर लेंगे ना, उसकी भी जरूरत नहीं, वो तो बाद में हो जाएगा। जैसे अभी हम वी निकाल लेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें क्या करना, वो तो उसने पूछा है ना स्क्वायर ऑफ स्पीड इसमें, तो वो हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। अभी तो हम वी लिख ले रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है। नोट कर लिया आपने? आगे इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन, इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, एक बार लिखा देते हैं, बाकी बार बार ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग m को कंपेयर करेंगे पहले। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया m। अब आप देखो क्या करना है पहले राइट हैंड साइड में जाते हैं। जैसे ये जो भी है ये अंदर सब कहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा ना a, तो यहां m की पावर क्या आएगी a, और यहां पर m की पावर क्या आएगी b। तो यहां a आएगा, यहां b, यानी कि a प्लस b, पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो यहां पर आएगा a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू, इधर m की पावर क्या है 0, तो यहां पर इक्वल टू क्या कर देंगे, क्या लिखा गया, इक्वेटिंग द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, मूल भौतिक राशियां, यानी कि जो बेस क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर जो पावर्स लगाते हैं उन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इधर जो m की डायमेंशन थी a, यहां पर m की डायमेंशन b, इसमें m था ही नहीं, तो वो a प्लस b, और इधर m क्या था 0, उसको उसके बराबर कर दिया। ऐसे ही l के लिए करना है, तो l इसमें है नहीं, इसमें है, तो क्या होगा -3b, और यहां पर प्लस c, तो हम लिखेंगे l के लिए -3b प्लस c इज इक्वल टू, इधर l क्या है 1, तो यहां पर हम रख देंगे 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर इसके बाद t को कंपेयर करेंगे। t की पावर यहां पर क्या है -2a, -2, इसमें तो है नहीं कहीं, तो सीधे सीधे लिखेंगे कि -2a इज इक्वल टू, और इधर क्या है -1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -1। तो ये यहां पर तीसरी इक्वेशन बनी, तो यहीं से हम लोगों को a की वैल्यू भी मिल गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब एक काम तो हमारा हो गया, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो b आ जाएगा, तो बाई इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू -a, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो देखो b की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब बचता क्या है c, b की वैल्यू को उठाकर सेकेंड इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा -3 -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से c कितना आ जाएगा 1 -3/2, यानी कि -1/2। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा ना 3/2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 - 3/2 दैट इज 1 - 1/2 आ जाएगा। तीनों चीजें निकल आई एबीसी की वैल्यू, बस यही वैल्यूज हमें यहां पर रख देनी है। उसने कहा था कि v किस पर डिपेंड करेगा, किस तरीके से। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, तो हमें कांस्टेंट नहीं लेना, प्रोपोर्शनल ही निकालना है, तो हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर v प्रोपोर्शनल टू, क्या था सबसे पहले सिग्मा टू द पावर a, तो हम लिखेंगे सिग्मा, और a की वैल्यू क्या है 1/2। फिर क्या था डेंसिटी,
पावर क्या थी, बी, बी क्या है -1/2, और फिर यहां पर और कौन सी क्वांटिटी थी, लैम्डा, लैम्डा टू द पावर सी दैट इज -1/2। अब देखो दो चीजें माइनस में है तो उसको हम नीचे ले आए, और एक चीज ऊपर प्लस में है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी पावर्स 1/2 हैं। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि पूरे को एक में रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। तो यहां पर सिग्मा टू द पावर 1/2 और नीचे रो टू द पावर 1/2 एंड लैम्डा टू द पावर 1/2, इतना आ गया। अब अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, चूंकि उसने v स्क्वायर पूछा था, तो देयरफॉर v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 सब गायब, 1/2 का मतलब रूट ही तो होता है, तो पूरा 1/2 गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू लैम्डा, यही आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है बाई इक्वेशन 1। तो 1 वाली जो इक्वेशन है इसमें a प्लस बी 0 है, तो b इज इक्वल टू -a हो जाएगा, वहीं से लिख। ये जो मेथड है ये आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन इस मेथड में कैलकुलेशन ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है। अगर आप देखो तो इसमें कौन सा तुम दिमाग लगा रहे हो, कौन सा तुम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हो कि क्या सोच के लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें। एकदम रटने वाला मेथड है, ठीक है, कि आपको जो क्वांटिटी दी गई है इसके बारे में निकालना, ये इन पर डिपेंड करे। तुरंत आपने लिखा ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करे, बस वही जो भी क्वांटिटीज है उनके ऊपर पावर लिख दिया, ABC, दोनों साइड में डायमेंशन रखा, MLT को कंपेयर किया, इक्वेशंस बनी, सॉल्व किया, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें सोचना नहीं, कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि करना तो उसमें थोड़ा ही होता है। जैसे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, देख के ही आंसर टिक कर दो। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हमें बहुत देर तक सोचना पड़ता है, कि हम बहुत देर तक उसको सोच रहे हैं कि यार ये सही होगा स्टेटमेंट की, ये वाला सही होगा स्टेटमेंट की, क्या होगा, गलत है कि सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही चीज होती है कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें सोचना नहीं। तो ये मेथड तो बड़ा है लेकिन इसमें थिंकिंग नहीं है। जस्ट आप देखो यहां पर कि आपको जैसे ये सारी चीज तो ऐसे लिख लिख कर समझाई जा रही है। बाकी आप यहां पर देखो कि अगर उसने कहा अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, सीधे लिखते वी प्रोपोर्शनल टू दिस दिस दिस, तुरंत हम सबकी डायमेंशन, ये सब हम लिखते ही नहीं। एग्जाम में लिखकर क्या करेंगे, क्या आप कोई जरूरत है? तो आप जस्ट यहां पर क्या करते, वी की डायमेंशन रखते, हर एक की डायमेंशन रख देते और फिर तुरंत कंपेयर कर लेते यहां पर। ठीक है, ये सब सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी। एम को कंपेयर किया, एल को किया, टी को किया, कैलकुलेशन कर लिया, वहां पर एबीसी की वैल्यू निकाल ली, रखकर वहां पर वैल्यूज को जो यहां पर क्वांटिटी थी उसी में वैल्यू रखकर सॉल्व कर लिया, वहां पर देख लिया क्या आंसर। ठीक है, तो इसमें सब में यही मेथड रहता है। ठीक है, हर एक में यही मेथड रहेगा, लेकिन यहां पर करने आपको ऐसे ही स्टेप्स पड़ेंगे। तो ये यूजुअल मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे या आ सकते हैं जिसमें आपका न तो हिट एंड ट्रायल लगेगा, ना ही वो फॉर्मूला वाला कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन को हम आपको हिट एंड ट्रायल से करके दिखाते हैं। यहीं पर हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि ऑप्शंस को चेक करना। तो हम शुरुआत तो यहीं से करेंगे, पहले ऑप्शन से। तो पहले ऑप्शन में लिखा है सिग्मा, रो और लैम्डा। तो हमने क्या किया, सबकी हमें क्या करना है, सिंपली डायमेंशंस डालनी है सबकी। तो सिग्मा की डायमेंशन क्या है, mt टू द पावर -2। ठीक है, डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, ml टू द पावर -3, और वेवलेंथ की डायमेंशन क्या है, l। ठीक, अब यहां पर आप देखो कि ये m और m तो उड़ जाएंगे यहां से, तो इनको हटाया यहां से। अब बचा क्या, ये l टू द पावर -2 बचा ना, ऊपर जाएगा +2, तो ये हो गया +2 और t टू द पावर हो गया -2। ठीक है, तो ये एक तरह से लिखा हुआ है LT-1 की पावर 2, और LT-1 को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब ये हमारी लॉटरी लग गई कि पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया, और पहले ही ऑप्शन में जब हमने डायमेंशंस रखी तो वो क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, v स्क्वायर के बराबर आ गई। और अगर वो v स्क्वायर के बराबर है तो वही तो उसने कहा कि इसमें से कौन v स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो आप हिट एंड ट्रायल में इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल अगर सिंपली आपसे रिलेशन पूछा गया है तो हिट एंड ट्रायल सबसे बढ़िया रहता है। सारी डायमेंशंस रखो, तुरंत आपको बस ये है कि 3 ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं अगर 4th ऑप्शन सही हुआ तो, अदरवाइज अगर पहला दूसरा हुआ तो आप कम काम करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी पूछा था कि इसमें इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर ऐसा उसने कह दिया क्वेश्चन तो फिर यूजुअल मेथड ही आपका काम आएगा, फिर सारे मेथड फेल हो जाएंगे वहां पर। चलिए दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, सिमिलर क्वेश्चन एएमयू में, एम्स में और नीट 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसी मेथड से पूरा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल आप अपना लगाते रहो, ठीक है, घर पे बैठ के। ये जो मेथड है जो मेन हमें सिखाना है वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो हिट एंड ट्रायल, अभी एक क्वेश्चन आएगा तो वो भी क्वेश्चन आप क्या पूछा गया था, तो उसमें हम हिट एंड ट्रायल से ही सीधे सीधे सॉल्व करके देख लेंगे क्या होगा। तो पहले ये हम लोग ये नोट कर लेना सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। If the velocity of light c, gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as the fundamental units। अब यहां पर देखो इसमें से 3 में से कोई भी फंडामेंटल है नहीं, बस उसने कहा अज्यूम कर लो, मान लो, चूज कर लो कुछ भी। तो इसमें क्या था, रिलेशन उसने कहा था ये क्वांटिटी इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो आपको इनके बीच रिलेशन बताना है। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो अब क्या ले ली उसने, सी, जी और एच, जो कि नहीं है, ठीक है। तो आपको उसने कहा है कि अगर इनको हम फंडामेंटल ले लें देन द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम, मास की डायमेंशन इस नए सिस्टम में बताओ। तो अगर आप सोचो कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे, जैसे हम जब फंडामेंटल कुछ मान लेते हैं तो हम लोग जो डायमेंशंस रखते हैं वो फंडामेंटल के टर्म में ही तो रखते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो आप क्या लिखते हो, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो उनकी पावर्स हैं वो लगा देते हैं और हमें एफ की डायमेंशन पता चल जाती है। मतलब किसी की भी डायमेंशन लिखने का मतलब है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स लगा दें, ठीक है। जो पावर मतलब अपनी मर्जी से नहीं कि कुछ भी पावर लगा दिया, मतलब जो पावर होनी चाहिए। जैसे यहां पर है, अब अभी हमने यहां पर MLT रखा तो ये 1, ये 1, ये -2। अभी हम यहां पर 2 कर दें तो क्या ये फोर्स हो जाएगा, तब ये बन जाएगा एनर्जी या वर्क बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो जिन चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है वैसी ही पावर्स आपको वहां पर ढूंढनी है, लगानी है या सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो ये काम हम लोग करते हैं। तो अब आप सोचो कि यहां पर क्या है, उसने कह दिया ये तीनों फंडामेंटल है, तो आपको मास की डायमेंशन बतानी है। तो मतलब वो ये आपसे कह रहा है कि मास की डायमेंशन अगर इनके टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है, सी, जी और एच के टर्म में। तो हम कुछ ऐसे तो लिखेंगे, m इज इक्वल टू डायमेंशन वाइज, तो फंडामेंटल के ऊपर पावर लगानी है तो हम C के ऊपर कोई पावर लगाएंगे, G के ऊपर कोई पावर लगाएंगे और H के ऊपर कोई पावर लगाएंगे, ठीक है। बस ये पावर आपको पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो पावर्स ही तो बतानी है, तो वो पावर्स आपको पता करनी। तो हम पिछले क्वेश्चन में भी तो यही काम कर रहे थे, पावर्स ही तो पता कर रहे थे, तो क्यों ना हम वही मेथड इसमें भी अप्लाई कर लें, सेम मेथड। तो सेम मेथड से हमारे पास पावर्स आ जाएंगी और वही पावर्स ही हमारा क्वेश्चन मार्क है, उसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब मेथड एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह सब छोड़ो, एक क्वेश्चन में हमने लगा के प्रोपोर्शनलिटी जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, ठीक है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लिखा के करना क्या, प्रोपोर्शनलिटी लिखा, उसके बाद यहां पर क्या किया हमने, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट सब कुछ लिखा, लेकिन उसका रोल तो कोई आया नहीं। तो हमें पता है कि उसका कोई रोल आना नहीं, हमें तो सिर्फ डायमेंशन बताना है और जो के लिखोगे वो डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम पहले ही वो सारे स्टेप ही खा जाएं, ठीक है। सीधे हमने यहां पर लिखा m और हमें चूंकि डायमेंशन लिखना है तो c टू द पावर a, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, g टू द पावर b और h टू द पावर c, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो। अब आपकी मर्जी, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके स्टेप्स भी ज्यादा ना होने पाए। तो आप चाहें तो ऐसे स्टेप स्टेप करके लिखो, बाद में करना वही काम है, इतना ही। तो हम डायरेक्ट वहां पर लिख लें, ठीक है। अब सीधे सीधे सबकी डायमेंशन डाल दो। मास की डायमेंशन m,
ठीक है, बाकी एल और टी तो है नहीं यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एल की पावर 0 कर देंगे और टी की पावर 0 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सी की पावर क्या है, ए, तो सी जी एच तीनों की डायमेंशन डालनी है, जो कि यहां पर आ तो पाएगा नहीं, तो हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, और जगह वगह है काफी जगह, तो हम लोग फिर से यहां पर लिख लेते हैं। हमें मास लिखना था, तो हमने यहां पर क्या किया, एम L0 T0 लिखा। ठीक है, फिर सी की डायमेंशन LT-1, जल्दी से बोला करो, LT-1, और पावर क्या हो जाएगी, ए। फिर इसके बाद जी की डायमेंशन M-1 L³ T-2, M-1 L³ T-2, पीछे सब निकलवा चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, और इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट ml² T-1, तो हमने यहां पर लिखा ml² काहे गिरे पड़े तो M-1 यहां पर, अभी तो शुरुआत है बेटा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों लिख दिया गया यहां पर। अब इसके बाद आपको यहां पर वही काम करना है, एम को कंपेयर करेंगे, तो एम को कंपेयर करेंगे यहां पर, तो इधर साइड में एम है नहीं। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, गलती हो सकती किसी से भी, हम भी अगर जल्दबाजी करते हैं तो हमसे भी हो जाता है, तो आपको केयरफुल होकर ही करना है। तो यहां पर m⁻⁻b आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे -b, फिर यहां पर हम क्या आएगा, ये पूरे पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो +c इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 1, तो ये 1 हम लोग लिखेंगे, एक इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे हम लोग L लिखेंगे, L यहां पर है, पावर क्या आएगी, A, यहां पर क्या है 3B, तो A + 3B लिख लेते हैं इतना, A + 3B। ठीक है, और फिर +2C, तो यहां पर लिखेंगे हम +2C इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ऐसे ही हम T को कंपेयर करेंगे, तो T में यहां पर क्या है, -A -2B, -A -2B और -C। ठीक है, -A -2B यहां आएगा और यहां -C आएगा। ठीक है, सबको ऐड किया, इधर T क्या है, 0 है, तो यहां लिखा = 0। ठीक है, मेन देखा जाए तो यहीं तक का क्वेश्चन ही था। जैसे क्वेश्चन जैसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना कैलकुलेशन, तो कई बार आप लोग करते क्या है, एक और गलती करते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं देखा जाता है कभी भी, पूरे क्वेश्चन जैसे आगे भी हम लोग करेंगे, कई क्वेश्चन छोटे होते हैं, कई क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो कई लोग करते क्या है, कोई बड़ा क्वेश्चन आधे पेज में आ गया तो वो आधा पेज पूरा वो देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं होता है, क्वेश्चन में जितना कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना, उसको आप हटा दिया करो, उसके बाद जितना पार्ट होता है वो हमें अपने दिमाग में भरना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन यही 3 लाइन में खत्म हो चुका था कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद ये क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, ये तो मतलब कैलकुलेशन हो गया ना, कि जो हमें निकालना है उसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है। वैसे यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है ना, हमने ये लिखा, ये लिख दिया, अब करना क्या है आगे, जल्दी बताओ। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कहते हो सर वही तो मेन प्रॉब्लम है, इक्वेशन ही तो नहीं सॉल्व कर पाते। तो तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालना है, बस ये आगे का काम बचा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो चलो वो कर लेते हैं। तो जब 3 इक्वेशंस दी जाती हैं तो हम लोग 2-2 को सॉल्व करते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग तो यूज ही करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखो तो पहली इक्वेशन में बी और सी है, तो अगर हमें बी और सी की एक इक्वेशन और मिल जाए तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें वो चीज दिख रही है इन दोनों से मिल जाएगी। देखो जैसे हमने बनाया वैसे आप भी बाद में लिखना तो बना लेना कि हम 2 और 3 बार इसको छोड़ दे रहे हैं, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड को हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, पहले को हमने छोड़ दिया। इन दोनों को हमने देखा क्या यहां पर कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 3b - 2b कितना हो गया, b, 2c - c कितना हो गया, c, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चाहे आप कोई इक्वेशन का नाम डाल दो, 4th इक्वेशन, इसके नीचे पहली इक्वेशन को लिखो। तो पहली इक्वेशन क्या है, -b + c इज इक्वल टू 1, ये हमने लिखा पहली इक्वेशन। मतलब पहले हमने क्या किया, सेकंड थर्ड को सॉल्व किया,
चौथी इक्वेशन आई, चौथी इक्वेशन के नीचे हमने पहली इक्वेशन लिखी, अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से जब सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया 2c, 2c इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक चीज आ गई। अब आपको एक जहां मिला वहां सब आपको समझ लो मिल गया। जैसे b प्लस सी 0 है, चौथी इक्वेशन से देख लो आप, तो डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है कि b की वैल्यू माइनस सी के बराबर होगी। कुछ लोग सोच रहे हैं यहां भी तो रख सकते थे, तो आप हमेशा ऐसे ढूंढो जहां कैलकुलेशन कम हो। यहां लिखते तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यहां डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो हमने क्या किया, यहां पर लिया बाई 4, मतलब बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से हमें दिख रहा है कि b की वैल्यू माइनस सी के बराबर है और c क्या आ चुका है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो c की वैल्यू 1/2 आई है और b की वैल्यू आई है -1/2। ठीक, दो चीजें आ गई। अब c और b अगर पता है तो उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, a निकल आएगा। तो जैसे हम लोग क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे थर्ड में रख लो, किसी में रख लो, कोई प्रॉब्लम। तो पुट b एंड c शॉर्ट में लिख देते हैं इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पर a प्लस b रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, b की वैल्यू क्या है -1/2, और प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 आएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना आएगा -3/2, तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, यही निकालना था। अब आप देख लो सीक्वेंसली a 1/2 आया है, b -1/2 आया है, और c +1/2, मतलब 1/2 -1/2 +1/2। कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में बैठ के यहां लिख लेंगे भी। तो हमारा जो आंसर है 1/2 -1/2 और +1/2, तो 1/2 -1/2 +1/2, सीधे थर्ड ऑप्शन हो गया। ऐसा थोड़ी कि कुछ लिखना है। तो आप देखो क्वेश्चन इतना बहुत बड़ा नहीं था, इतने में बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां पर।